हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम विज्ञान विषय के अंदर भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक विज्ञान का पार्ट है उसमें डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जो पैमाने थे, प्रमुख रूप से ऊष्मा और ताप के अंदर पैमाने, जो सेल्सियस पैमाने, अलग अलग नापने के जो यंत्र हैं उनके बारे में, फ़ारेनहाइट के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद हम ऊष्मा का जो संचरण है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का पहुंचना ही ऊष्मा का संचरण है। और ये कितने प्रकार के थे? प्रमुख रूप से 3 प्रकार के हमने कल पढ़े थे। उनके बारे में आगे जानकारी हासिल करने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको पता लगे कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करें। थैंक यू। आज की क्लास अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जनरल साइंस के अंदर हमने ऊष्मा के संचरण के जो प्रकार पढ़े थे, प्रमुख रूप से ऊष्मा के संचरण के प्रकार, और उन प्रकारों में हमने दोस्तों प्रमुख रूप से 3 प्रकारों के ऊपर डिस्कशन किया था। कोई भी ऊष्मा होगी उसको संचरण के लिए किस प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा किन माध्यमों में से संचरण करती है, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले था सालन। नंबर बी पे था संवहन और नंबर 3 पे था हमारा जो विकिरण। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए दोस्तों। ऊष्मा का जो मुख्य रूप से संचरण है, सालन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए ऊष्मा को किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती होगी। और उसी अंदाज में ये जो प्रकार है 3 है, सालन, संवहन और विकिरण। ये तीनों प्रकार है ऊष्मा के संचरण के, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के अलग अलग तरीके हैं। देखिए दोस्तों, सालन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सालन क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सालन, जब बिना स्थान परिवर्तन किए कोई वस्तु बिना स्थान परिवर्तन किए कोई तप्त कण अपनी ऊष्मा के प्रभाव जब बिना स्थान परिवर्तन किए कोई तप्त कण अपनी ऊष्मा के प्रभाव से बगल वाले कण को गर्म कर देते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, सालन क्या है, जब बिना स्थान परिवर्तन किए कोई कण, एक कण यहाँ था दूसरा यहाँ था, ये अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है लेकिन अपनी गर्माहट की वजह से इसको भी गर्म कर देता है। ऐसी जो है इस स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थान तो परिवर्तन नहीं हो रहा लेकिन ऊर्जा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच रही है। वो एक के ज़्यादा प्रभाव की वजह से ऐसा हो रहा है। जब बिना स्थान परिवर्तन किए कोई तप्त कण अपनी ऊष्मा के प्रभाव से बगल वाले कण को भी गर्म कर देते हैं तो ऊष्मा की इस संचरण विधि को ऊष्मा की इस संचरण
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस संसरण विधि को, ऊष्मा की इस संसरण विधि को सालन कहते हैं। क्या कहते हैं? सालन कहते हैं। बात बिल्कुल सिंपल है। जब बिना स्थान परिवर्तन किए कोई तप्त कण अपनी ऊष्मा के प्रभाव से बगल वाले कण को गर्म कर देते हैं तो ऊष्मा की संसरण विधि को सालन कहते हैं। देखिए, सालन के भी जो प्रकार हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके भी वापस प्रकार हैं, सालन के भी प्रकार हैं। किसके प्रकार है दोस्तों? सालन के। ये जो है सालन के प्रकार हैं, इस बात को जरूर नोट कीजिएगा। सालन के वापस प्रकार हैं और सालन के मुख्य रूप से वापस कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले होता है सालक, नंबर 1। नंबर 2 कुसालक। नंबर 3 ऊष्मारोधी। ये 3 प्रकार के सालन के प्रकार होते हैं। सालन के 3 प्रकार, सालक, कुसालक और ऊष्मारोधी। इनके बारे में डिस्कशन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, सालक, कुसालक और ऊष्मारोधी के बारे में। ये किसके प्रकार हैं? ये सालन के प्रकार हैं। और सालन के प्रकार के बारे में हम सबसे पहले सालक के बारे में पढ़ते हैं। सालक, जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन सरलता से हो जाता है। देखिए, बात सिंपल है। सालक क्या है? जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन सरलता से हो जाता है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन सरलता से हो जाता है उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें सालक कहते हैं। उन्हें ऊष्मा का सालक कहते हैं। बात बिल्कुल सिंपल है। सालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से ऊष्मा का सरलता से सालन हो जाता हो। और इसके जो उदाहरण हैं, जैसे कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे ऊष्मा का संचरण बड़ी आसानी से हो जाता है? धातु से बने पदार्थ होंगे। उसके बाद अम्लीय जल और मानव शरीर आदि। ये जो सालक है, जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन सरलता से हो जाता है उन्हें सालक कहते हैं। जैसे धातु, अम्लीय जल, मानव शरीर, ये ऐसी जो यूनिट हैं, इनके अंदर से ऊष्मा संचरण है बड़ी ही आसानी से हो जाता है। चलिए दोस्तों, सालक के बाद में, इसके बाद में हम बात करेंगे कुसालक की, कि कुसालक क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सालक के बाद में कुसालक। देखिए, कुसालक क्या होता है? जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन सरलता से, जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन सरलता से नहीं होता है। उसमें होता था, किसमें? सालक में। कुसालक में जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन सरलता से नहीं होता है उन्हें कुसालक कहते हैं। देखिए, ऊष्मा जिन पदार्थों से आसानी से गुजर जाती है उनमें सालक होते हैं। जिन पदार्थ से ऊष्मा नहीं निकलती है उन्हें कुसालक कहते हैं। जैसे
कुशालक कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। लकड़ी, आपने कभी देखा होगा लकड़ी में करंट आ जाए, ऐसा होता नहीं है। कांच, लकड़ी, कांच, वायु, गैसें, लकड़ी, कांच, वायु, गैसें, सिलिका, कपड़े, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके में से जो है ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, ना के बराबर होता है, इतना नहीं हो पाता है, और ये ऊष्मा की क्या है, कुशालक हैं। अब एक बस गया है, उसका नाम है ऊष्मारोधी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन बिल्कुल भी नहीं होता है, जिन पदार्थों से ऊष्मा, जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन बिल्कुल भी नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी। जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन बिल्कुल भी नहीं होता है उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्मारोधी कहते हैं। बात बिल्कुल सिंपल है इनके लिए। जैसे एबोनाइट, जैसे एबोनाइट, इसका है जो उदाहरण है एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस, ये जो है इसकी क्या है, उदाहरण है। दोस्तों एक बार फिर समझिएगा, इस वीडियो में ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने ऊष्मा को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा था, चालक, और इसमें सालक को फिर 3 भागों में बांटा, चालन को 3 भागों में बांटा, सालन और कुशालक, चालक, कुशालक और ऊष्मारोधी। सबसे पहले हम चालक के बारे में पढ़ रहे थे। जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन सरलता से हो जाता है, ऊष्मा, जिन पदार्थ, जैसे ये पदार्थ है और इसमें से ऊष्मा आसानी से निकल जाती होगी तो ये ऊष्मा का क्या होगा, चालक होगा, अन्यथा कुशालक होगा। और बिल्कुल नहीं निकलेगी तो ऊष्मा रोधी होगा, ऊष्मा का विरोधी होगा। बिल्कुल ऊष्मा जहाँ भी दिखी उसको वो विरोध करता नजर आएगा। देखिए चालक, जिन पदार्थों में ऊष्मा सरलता से गुजर जाती है और उनके उदाहरण है धातु, अम्लीय जल, मानव शरीर है। कुशालक की बात करें, जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन सरलता से नहीं होता है उन्हें कुशालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, वायु, गैस, सिलिका, कपड़े। और ऊष्मारोधी, जिन पदार्थों से ऊष्मा का सालन बिल्कुल नहीं होता है, ऊष्मा का सालन इसमें होता ही नहीं है, जैसे एबोनाइट है, एस्पेटाइट है, ये जो नाम है इनमें बिल्कुल भी नहीं होता है ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ऑल जीके सेंटर पर पहली बार हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं इसका जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे सहवन की सालक के बाद में। अब बात आ गई है सहवन की। सालन के बाद में नंबर 2 की बात है सहवन। ऊष्मा के प्रमुख संचरण विधियों में शामिल सालन, सहवन और विकिरण। तो उसमें हम अब दूसरे जो पॉइंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं, सालन। सालन क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गैसों एवं द्रवों, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण सहवन, ये जो विधि है
गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। संवहन के द्वारा होता है। बात सिंपल दोस्तों, संवहन क्या है? गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है। पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से ही गर्म होता है। एक बात फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो इसी विधि की वजह से गर्म होता है। बहुत सिंपल सी बात है, पृथ्वी पे जो वायुमंडल में जो तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका कारण कौन सी विधि है ऊष्मा की संचरण की? संवहन विधि के माध्यम से ही ऊष्मा का संचरण होता है और उस माध्यम से वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, ये थी प्रमुख रूप से दूसरा पार्ट उसका ऊष्मा संचरण का, संवहन। और इसके बाद हम बात करेंगे विकिरण। विकिरण के बारे में बात करेंगे। विकिरण क्या है? इसमें ऊष्मा संचरण के लिए, इसमें ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की उसमें ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। विकिरण, इसमें ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत या आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? विकिरण विधि में। देखिए एक और नोट्स जैसी बात है, ये भी जो बात ही इम्पोर्टेंट थी, यहाँ पे भी एक नोट करके लिखिए। पृथ्वी तक दोस्तों सूर्य की ऊष्मा, विकिरण विधि से पहुंचती है। विकिरण विधि से पहुंचती है। दोस्तों बात दोनों अलग अलग है। यहाँ बात ये हो रही थी कि पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से गर्म होता है, इस विधि से वायुमंडल गर्म होता है, लेकिन सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर पहुंचने के लिए विकिरण विधि का यूज किया जाता है। उसमें विकिरण विधि के माध्यम से पृथ्वी तक है जो वो पहुंचती है। नोट, पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचती है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शीतलन के नियम का जो है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि उसको किसने दिया था प्रमुख रूप से। देखिए शीतलन का नियम, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शीतलन का नियम है वो एग्जाम में सीधा ऐसे ही आता है कि शीतलन का नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है या किसने दिया, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि शीतलन का जो नियम है वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था वही व्यक्ति हैं सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। क्या दिया था? शीतलन का नियम था। ये शीतलन का नियम बड़ा विस्तार से जब हम अध्ययन करेंगे उस टाइम बताएंगे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से इसकी जो महत्वपूर्ण बात है, शीतलन का नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ये बात जरूर आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर आइजैक न्यूटन के बाद में विकिरण का उत्सर्जन और अवशोषण।
मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ सर, जो भी ऑल जीके सेंटर पर पहली बार देख रहा है वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है विकिरण का उत्सर्जन व अवशोषण। विकिरण का उत्सर्जन व अवशोषण। अवशोषण, विकिरण का उत्सर्जन और अवशोषण। उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता। देखिए विकिरण का जो है उत्सर्जन और अवशोषण की क्षमता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले उत्सर्जन की बात करेंगे। उत्सर्जन की क्षमता वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ से प्रति एकांक पृष्ठ से प्रति एकांक समय में एकांक समय में उत्सर्जन क्षमता क्या है? वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। देखिए दोस्तों फिर से ध्यान दीजिएगा, बात छोटी है पर समझिएगा कि विकिरण की जो उत्सर्जन क्षमता है, विकिरण का उत्सर्जन और अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ उत्सर्जन क्षमता के बारे में बात हो रही है। वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। कि मान लीजिए 1 सेकंड में वो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है, तो उसकी जो फेंकने की क्षमता है, उत्सर्जन करने की जो क्षमता है, वही उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। टाइम के साथ उसका कंपेयर किया जाता है, कितने टाइम में इतनी निकल जाती है, आधा घंटा इतना, 15 मिनट में इतना, उसकी जो क्षमता है उसको आंका जाता है उत्सर्जन क्षमता के माध्यम से। देखिए दोस्तों उत्सर्जन क्षमता के बाद में हम बात करेंगे कृष्णपिंड के बारे में। कृष्णपिंड गजब का नाम है, कृष्णपिंड। देखिए ये क्या होता है, सबसे जरूरी, जो वस्तु अपने पृष्ठ पर अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णत अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है, उसे कृष्णपिंड कहते हैं। उसे कृष्णपिंड कहते हैं।
बात बिल्कुल सिंपल है। कृष्णपिंड किसे कहते हैं? जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को संपूर्ण अवशोषित कर लेती है, उसे कृष्णपिंड कहते हैं। देखिए दोस्तों, कृष्णपिंड के बाद में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में हम किरचॉफ का नियम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। क्या है किरचॉफ का नियम? किरचॉफ का नियम ये भी इससे संबंधित हैं। किससे? ऊष्मा ऊर्जा से। ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार अस्य अवशोषक ही अस्य उत्सर्जक होते हैं। इसके अनुसार अस्य अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। दोस्तों बात बिल्कुल सिंपल है। किरचॉफ का नियम, इसके अनुसार अच्छे अवशोषक के अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये था किरचॉफ का नियम। उसके बाद हम गैसों के प्रसार के बारे में कुछ जो बात है प्रमुख रूप से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद हमारा ये जो ऊष्मा ऊर्जा का टॉपिक है वो ख़त्म होगा, और उसके बाद बहुत बड़ा टॉपिक प्रकाश का है वो शुरू होने जाएगा, और उसमें प्रकाश के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की जाएगी। दोस्तों जरूर वीडियो देखिएगा। अब देखिए, अब सबसे पहले हम गैसों के प्रसार के बारे में बात करेंगे। गैसों का प्रसार किस प्रकार होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए गैसों के प्रकार, इसमें सबसे पहले सिद्धांत दिया था। एक सिद्धांत दिया था, बहुत महाशय हुए थे विज्ञान के अंदर, और वो थे जेम्स बर्नौली ने 1738 में। जेम्स बर्नौली नाम याद रखिएगा दोस्तों। बात यह है कि गैसों के प्रसार के बारे में जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? जेम्स बर्नौली ने। और दिया कब था? 1738 में। 1738 ईस्वी में जेम्स बर्नौली ने गैसों के प्रसार के बारे में दोस्तों सिद्धांत दिया था, वो 1738 में दिया था। चलिए दोस्तों, उसके बाद एक और पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रत्येक गैस एक समान द्रव्यमान व आयतन, प्रत्येक गैस एक समान द्रव्यमान व आयतन वाले सूक्ष्म कणों से बनी होती है। देखिए, प्रत्येक गैस एक समान द्रव्यमान व आयतन वाले सूक्ष्म कणों से बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। दोस्तों बात को समझिएगा, गैसों का प्रसार किस प्रकार? प्रत्येक गैस एक समान द्रव्यमान व आयतन वाले सूक्ष्म कणों से बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस, कोई भी गैस उठा के दीजिएगा, उसमें समान आयतन होगा, समान द्रव्यमान होगा और सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होगी, उन्हें अणु कहते हैं। देखिए सिद्धांत इसका जेम्स बर्नौली ने दिया था, और उसकी जो प्रमुख हाईलाइट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपेक्षित आर्द्रता मापने, अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। हाईलाइट करके लिख रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों फिर से ध्यान दीजिएगा, बात बिल्कुल सिंपल है। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस बात को समझिएगा। हाइग्रोमीटर कहाँ प्रयोग किया जाता है? अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट जो बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, जरूरी, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कैसे? देखिए, आपने कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ को। उल्टा दोनों तरफ से क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में, वो आपको चकराने के लिए। हमेशा ये क्वेश्चन है, हाईलाइट रहा है, आने में बार बार आता रहता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमने आज गैसों के प्रकार के बारे में प्रमुख रूप से जेम्स जो सिद्धांत दिया था, जेम्स बर्नौली का नाम याद रखना है, जिन्होंने 1738 में गैसों के प्रसार से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। प्रत्येक गैस, उन्होंने सिद्धांत में क्या कहा था? उनका सिद्धांत में प्रत्येक गैस एक समान द्रव्यमान व आयतन वाले सूक्ष्म कणों से बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर नामक एक यंत्र होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये जी ऊष्मा और ऊर्जा के बारे में, ऊष्मा और ताप के बारे में जो लास्ट टॉपिक था, ये हमारा आज इस वीडियो क्लास में ख़त्म हुआ। अगली जो क्लास होगी वो प्रमुख रूप से दोस्तों प्रकाश के बारे में, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में शुरुआत करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।